बताती है कि आज हमारा सेशन का टॉपिक भी है ज्ञान से ध्यान की ओर। ओके, सो वेलकम है सभी का यू टर्न के ऑनलाइन ज्ञान सेशंस में, जिसका आज 51वां दिवस है, 51st डे है। और ये 51st डे आज हम क्योंकि संडे है और संडे के दिन हम यूजुअली नमन आपके समक्ष आते हैं एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन के साथ। तो लास्ट 2 संडे से आप लोग को ब्रेन की साइंस के बारे में उसने अवगत कराया है, और इसी कड़ी में आज ज्ञान से हम मेडिटेशन की ओर, ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संडे मेडिटेशन स्पेशल सेशन है आज। सो आई वुड इनवाइट नमन कि आप अपना सेशन अब शुरू करें। एंड पीपल आर वेटिंग, पीपल ईगरली वेट फॉर संडेज, बिकॉज तब हमें कुछ साइंटिफिक नॉलेज के साथ कुछ बैकिंग मिलती है। और नमन, ओवर टू यू। नमन, आर यू देयर? स्क्रीन शेयर चालू कर सकते हैं? तेरी आवाज नहीं आ रही है नमन। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, मैं बोला थैंक्स फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं क्या आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते? हाँ, 1 मिनट आप तक मैं वही सोच रहा था कि आज क्या भजन की प्रस्तुति हो, कुछ टॉप ऑफ द माइंड आ नहीं रहा था। तो लकीली प्रेक्षा जी का आभार, उन्होंने जो ये भजन गाया उसकी टोन पे एक बहुत बढ़िया भजन है जो कंपोज हुआ है, और वही कड़िया मेरे दिमाग में चल रही थी। तो तेरे नाम की प्रीत गुरुवार हो गई मुझे को, तेरे नाम की प्रीत गुरुवार हो गई मुझे को, फीकी लगती दुनिया सारी देख के तुझे को, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझे को, मन के मंदिर में बसी है तेरी ही तस्वीर, तेरी ही तस्वीर, तुझे को पाकर आज मेरी जग गई तकदीर, जग गई तकदीर, भाग्य आचे चरण छाया मिल गई मुझे को, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझे को। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सबका वापिस से स्वागत है संडे के साइंटिफिक सेशंस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 2 सेशन से हमारा ब्रेन के ऊपर चल रहा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और उसी घड़ी में हमने 2 चीजों पे बहुत एम्फसाइज किया था थ्रू सराउंडिंग ऑल दी सेशंस, स्पेसिफिकली इन ब्रेन, द ओनली वे आउट इज बाय गोइंग इन। तो हमारा जो एकमात्र तरीका है वो है मेडिटेशन का, और उसके लिए हम अलग अलग साइंसेस कर रहे हैं, अलग अलग ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि सब चीज ध्यान के ऊपर कहीं ना कहीं आके विलीन होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग पहले के सेशंस में नहीं आ पाए थे उनके लिए एक रफ ओवरव्यू है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ब्रेन वेव्स के बारे में। ब्रेन वेव्स की अलग अलग स्टेट होती है। तो मैं आप सब लोगों से वापस से जाऊंगा जो हमारे पहले के पार्टिसिपेंट्स थे, चैट बॉक्स में आ जाइए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आंसर चाहिए होगा जिन जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया था और ऑनलाइन देखा था। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि जो हमने डेल्टा ब्रेन वेव्स डिस्कस की थी वो कौन से माइंड को रिप्रेजेंट करती है? सब चैट बॉक्स में लिखिए। हमने लास्ट टाइम बताई थे 3 माइंड के स्टेट, उसमें से डेल्टा ब्रेन वेव्स है, वो कौन सी माइंड को रिप्रेजेंट करती है?
जी धीरे धीरे आंसर आने चालू हो रहे हैं। ओके जी, अब आप स्टॉप कर सकते हैं। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी दिख रही है यहाँ पे जो है अनकॉन्शियस माइंड की। कोई कोई लोगों का कॉन्शियस और सब कॉन्शियस भी आया है। तो जिन जिन लोगों ने अनकॉन्शियस माइंड लिखा है वो हमारे क्यूरियस और अटेंटिव लिसनर्स थे। उन लोगों का आंसर राइट है। तो जिनने भी अनकॉन्शियस दिया है उनकी अनुमोदना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनकॉन्शियस का तो हो गया, कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड कौन सी ब्रेन वेव स्टेट को उत्पन्न करता है? अल्फा, थीटा, बीटा, गामा। कॉन्शियस माइंड। जी बिल्कुल, सब लोगों का आ रहा है। अब मेरे को एंथुजियाज्म आ रहा है। शुरू में क्वेश्चन पूछा तो आंसर नहीं आ रहा, तो एक स्पीकर का थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। निपुण, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? मेरे यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड आ रही है। वो मैंने जानबूझ के रखा था ताकि लोग ओके कॉपी नहीं करें। नहीं, इसमें वैसे भी कॉपी नहीं होगा, आंसर वैसे भी नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो ये स्लाइड रह सकती है। तो वेरी गुड, यस, आप सब रुक सकते हैं, अभी थम सकते हैं। अब आपका एंथुजियाज्म आ गया है, अटेंशन आ गया है, तो परफेक्ट आंसर है कॉन्शियस इज ऑलवेज बीटा ब्रेन वेव्स। और जो बाकी का रह गया है सबकॉन्शियस, वो तो सब जानते ही है क्योंकि वो हमारा मेन फोकस था, तो उसका मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। पर मेरे को एक चीज का था कि लास्ट टाइम हमने देखा, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है कि ये डेल्टा, टीटा, अल्फा और बीटा तो है, पर एक लास्ट आप बॉटम में देखेंगे समथिंग नोन एज गामा ब्रेन वेव्स, जिसके ऊपर हमने सिर्फ टच किया था पर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आई थी। तो गामा ब्रेन वेव्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारा रह गया था, और वो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि ये गामा ब्रेन वेव्स है क्या। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बहुत ही यस, तो अरे वाह, इसमें भी लोगों का गामा ब्रेन वेव्स के ऊपर भी आंसर आ रहा है बिना एक्सप्लेन किए हुए। दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। करिश्मा जी हो गए, मिली जी हो गए, और जिन लोगों ने भी इसका आंसर दिया है, मतलब वो हमारे कोर अटेंटिव लिसनर्स है। तो मैं, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? जी, तो जिनने भी गामा ब्रेन वेव्स लिखा शायद उनको ये स्लाइड याद थी। तो जैसा आपने आंसर दिया, एकदम परफेक्ट आंसर है। गामा इज इक्वल टू सुपर कॉन्शियस ब्रेन वेव। जी, मैंने एक्सप्लेन भी किया था लिटिल में, सही लिखा है, मैंने ये बोला बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया था, पर उसका क्या इम्प्लीकेशन है, उसका डेप्थ क्या है, वो हमने नहीं लिया था कि सुपर कॉन्शियस है क्या एंड व्हाट इज गामा एग्जैक्टली। तो वापिस से इसको एक बार समझ लेते हैं। गामा हमने बोला था सुपर कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। साइंस बोलती है गामा ब्रेन वेव्स तब होती है जब हमारे जो दोनों ब्रेन के पार्ट है वो कोहेरेंट बन जाए, यानी मेरा राइट ब्रेन, मेरा लेफ्ट ब्रेन, दोनों में सुपर एक्टिविटी आ जाती है, तब गामा ब्रेन वेव की स्टेट्स आती है। ये बहुत ही रिसेंट डिस्कवरी है और बहुत ही रेयरली लोगों में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस है क्या। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा हमने पिछली बार देखा था, हमने बच्चों की यानी चिल्ड्रन की ब्रेन वेव्स डिस्कस की थी, फिर हमने मेडिटेशन की ब्रेन वेव्स सॉरी अडल्ट की ब्रेन वेव्स डिस्कस की थी। यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है SMS, यानी संडे मेडिटेशन स्पेशल। तो ये SMS में जो M है, ये मेडिटेशन की क्या ब्रेन वेव्स होती है, वो चीज हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, क्या कोई चैट बॉक्स में फटाफट आंसर लिख के बताएगा, लेफ्ट साइड में जो आपकी फोटो है उसमें जो वो मॉन्क या साधु है वो कौन है? लेफ्ट साइड में जो आपको फोटो दिख रही है उसमें जो साधु दिख रहा है वो कौन है? परफेक्ट, आई एम इन लव विद दिस क्राउड। बहुत ही फास्ट और बहुत ही परफेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले तो अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छी है। जैनिज्म की नॉलेज तो है ही, जनरल नॉलेज भी है, तो इट इज अ वेरी गुड क्राउड। यू आर राइट। दलाई लामा, दलाई लामा आप सब जानते हैं कितने अच्छे साधु है, टिबेटियन मॉन्क है, वर्ल्ड रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर है। तो ब्रेन वेव्स की जब बात हो रही है, तो आपकी स्क्रीन पे जैसा आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, देर इज ऑब्वियसली यूएस एंड वेस्टर्न साइंटिस्ट, क्योंकि वही ज्यादा एक्सप्लोरेशन करते हैं हमारे धर्म के बारे में, ईस्टर्न मेथोडोलॉजी के बारे में। हम तो एक्चुअल में आचरण में ही ज्यादा बिजी रह गए, या सिर्फ ज्ञान बांटने में बिजी रह गए, हमने कभी भी रिसर्च ज्यादा नहीं की। रिसर्च हमेशा फोड़ते रहा है बाहर का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सम फॉरेन साइंटिस्ट आर एक्सप्लेनिंग टू दलाई लामा, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड गुरु, कि मेडिटेशन के दौरान ब्रेन वेव्स क्या होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो टिबेटन मॉन्क्स है, हमारे यहाँ पे तो देखो ध्यान की ऑलरेडी महत्ता बताई गई है ऋषि मुनियों की, पर ये ध्यान को जो फेमस किया गया है या इससे जो ग्लोबली कॉन्शियस बताया गया है,
वो मेजरली बुद्धिस्ट लोगों का ज्यादा उसमें योगदान रहा है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का, जिनने मेडिटेशन को एक व्यापक रूप दिया है। तो इसलिए दलाई लामा को वहां पे एक्सप्लेन वो कर रहे हैं कि सर जब आपके यहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है मॉन्क्स का, तो उसमें हमने अलग अलग एनालिसिस की कि ब्रेन की स्टेट क्या होती है ध्यान के दौरान, क्या ब्रेन वेव्स निकल रही है, तो वो कंप्यूटर पे उसको दिखा रहे हैं। और राइट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सॉरी, तो जैसा हमने देखा था कि ब्रेन वेव्स मापने के लिए ईईजी, ईसीजी, एमआरआई, एफएमआरआई अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है। तो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं एक मॉन्क के ऊपर और स्टडी किया जा रहा है कि मेडिटेशन की ब्रेन वेव्स कैसे निकलती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो नाउ वी आर कमिंग टू द साइंटिफिक पार्ट, जिसकी आप सब लोगों को बहुत आतुरता रहती है, चाहिए होता है कि कहीं का कहीं हमें थोड़ा साइंस दें ताकि हमारी खुद की श्रद्धा भी विकसित हो और हम दूसरों को भी बता पाए कि जैनिज्म कितना साइंटिफिक है, या सिर्फ जैनिज्म नहीं, पर्टिकुलरली हमारे इंडियन रिलीजन, हमारे इंडियन कल्चर कितने साइंटिफिक है। तो आइए देखते हैं मेडिटेशन के बारे में साइंस क्या कहती है। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 21 बुद्धिस्ट योगीज, यानी जो बुद्धिस्ट साधु है, उनके ऊपर ये स्टडी की गई। और ये 21 जो साधु थे उनके लिए क्राइटेरिया दिया गया था कि कौन सा क्राइटेरिया सिलेक्ट होना चाहिए। वो क्राइटेरिया ये था कि ये जो भी 21 साधु आ रहे हैं ये साइंस की स्टडी के लिए, दे शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 12,000 टू 62,000 आवर्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस। यानी वो साधु जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 12 से 62,000 आवर्स तक मेडिटेशन किया है, वो क्वालिफाई होते हैं ये रिसर्च के लिए। उन लोगों के ऊपर, उन साधुओं के ऊपर ये रिसर्च की गई। इसमें जो सबसे पहला जिसका ब्रेन रिसर्च किया गया था, ब्रेन स्कैन किया गया था, उनका नाम है, एक तिब्बतन बुद्धिस्ट है जिनका नाम है योंगे मिंग्यूर रिनपोचे। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन अलग हो, पर स्पेलिंग आपके सामने, योंगे मिंग्यूर रिनपोचे। अब इन्हीं पर्सन को सबसे पहले क्यों सिलेक्ट किया गया स्टडी के लिए, हम ये देखते हैं। जब ये स्टडी इस पर्सन के ऊपर, इन साधु के ऊपर की गई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो स्टडी किसके ऊपर हो रही है, कोई एरे गेरे इंसान के ऊपर नहीं हो रही है, जिसको वर्ल्ड में हैप्पीएस्ट मैन का टाइटल मिला है, उसकी ब्रेन को साइंटिस्ट रिसर्च करना चाहते थे। और वो हैप्पीएस्ट मैन और कोई नहीं था, एक योगी, एक टिबेटन, एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, एक साधु था, एक ऋषि मुनि था, हम ये कह सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या था। ये साइंटिफिक रूल में एक प्रोसेस था जिसके लिए एक चीज के ऊपर उनका जो हमेशा साइंटिफिक में प्रोटोकॉल होता है, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जाता है। तो इसके अंदर क्या था कि ये जो साधुगण है इनको बोला गया था कि कंपैशन, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके, करुणा भावना यानी कंपैशन, तो उनको बोला गया था कि आपको ध्यान में बैठ के 60 सेकंड तक यानी 1 मिनट तक करुणा की भावना के बारे में सोचना है और फील करना है। और 60 सेकंड के बाद आपको 30 सेकंड के लिए यानी हाफ अ मिनट के लिए रेस्ट लेना है। और ऐसा 60 सेकंड और 30 सेकंड की 3 बार साइकिल रिपीट करनी है। और जब आप ये कर रहे होगे तब आपके दिमाग के ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स और ये लगा रखे हैं जिससे आपकी ब्रेन की स्टडी की जाएगी। तो आइए देखते हैं, जब ये प्रोसेस के थ्रू योंगे मिंग्यूर रिनपोचे जो वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट पर्सन है उनकी स्टडी की गई, तो क्या रिजल्ट सामने निकल के आए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं फाइंडिंग्स, तो जब ये लगाया गया यंत्र इनके ऊपर और उसके बाद ब्रेन वेव्स देखी गई, तो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है टॉप साइड में वो उनकी ब्रेन वेव्स ये प्रोसेस के दौरान कैसी थी उसका पूरा डायग्राम निकल के आ रहा है। जब ये ब्रेन वेव्स निकल के आई और साइंटिस्ट ने देखा ये कौन सी कैटेगरी में लाई कर रही है, जैसा कि हमने देखा था डेल्टा, बीटा, अल्फा, थीटा, गामा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज थी। तो तब उनको शॉकिंग रिवेलेशन मिला कि ये जब मेडिटेट कर रहे हैं रिनपोचे जी, तब उनके ब्रेन की जो वेव्स निकल के आ रही है दोज आर नोन एज गामा ब्रेन वेव्स। यस, गामा ब्रेन वेव्स उनके अंदर से निकल के आई। और ना सिर्फ निकल के आई, उसमें वो देख पा रहे थे कि ये गामा ब्रेन वेव्स कंटिन्यूसली उठ रही है और नीचे जा रही है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। पर अगर आप स्क्रीन पे गौर से देखेंगे तो ये ऊपर नीचे में भी एक पैटर्न है,
ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर हो रही है और बहुत ज्यादा नीचे हो रही है, ये कंटिन्यूअसली कोहेरेंट पैटर्न लेके चल रहा है, यानी ये ब्रेन वेव्स एकदम कंसिस्टेंटली चल रही है, एक रिदम आ रहा है इसके अंदर। तो ये उनने नोटिस किया कि जब इनकी सिर्फ गामा ब्रेन वेव्स आ रही है, पर परफेक्ट सिंक्रोनेसी है, यानी परफेक्ट ट्यूनिंग है, एक कंटिन्यूस एक पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है। सेकेंड, उनने देखा कि जब गामा ब्रेन वेव्स के जब उनके दिमाग में बर्स्ट आ रहे हैं, तो ये कितने टाइम तक लास्ट कर रहे हैं, ये 1, 2 या 3 मिनट तक उसके अंदर लास्ट कर रहे थे वो योगी के अंदर, जबकि नॉर्मल एवरेज पर्सन में जो गामा ब्रेन वेव्स आती है वो सेकंड के भी अनंतवें भाग तक ही लास्ट करती है, जो हम आगे की स्लाइड में और देखेंगे डिटेल में। फिर नेक्स्ट जब देखा गया, उनको जब बोला गया कि ये कंपैशन का मेडिटेशन करना है, प्रीवियस स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट, यस। तो एक और देखा गया, जो हमने बताया था कंपैशन और रेस्ट का जो उनको पीरियड दिया गया था 60-30 सेकेंड्स, उसके बीच में क्या हो रहा था, जब भी वो कंपैशन का मेडिटेशन कर रहे थे, तब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, दे हैड सीन नेवर सीन बिफोर बर्स्ट ऑफ गामा वेव्स, यानी जो हमने पहले डिस्कस किया, अब तक साइंस ने जो देखा ही नहीं या उनको पॉसिबल नहीं लग रहा था, ऐसे मिनटों तक कंटिन्यूअसली वो गामा की ब्रेन वेव्स आ रही थी, जब वो साधु कंपैशन का मेडिटेशन कर रहे थे, यानी जब वो करुणा भावना से ओतप्रोत हो रहे थे, तब मिनटों तक उनका ये गामा ब्रेन वेव्स का बर्स्ट चल रहा था। एंड जो गामा ब्रेन वेव्स है उसका जब रेस्टिंग मोड चालू हुआ, यानी जब उनको 30 सेकेंड्स का रेस्ट दिया गया, तब ये गामा ब्रेन वेव्स भले ही चली गई, पर एक नई फाइंडिंग मिली कि भले ही गामा ब्रेन वेव्स जा रही है, पर वो कंप्लीटली नहीं जा रही है। जो गामा ब्रेन्स करुणा के वक्त कंटिन्यूअसली प्रेजेंट थी, वो भले ही थोड़ी कम हो गई है, बट इट डिड नॉट डिसअपियर कंप्लीटली, यानी कहीं ना कहीं उसका विजिबल पैटर्न्स और कहीं ना कहीं उसका मेजर मौजूद था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेक्स्ट में देखा जाए कि ये ब्रेन स्टडी का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। हमने बताया प्रोसेस क्या था, प्रोसेस के बाद हमने फाइंडिंग्स बताई कि गामा क्या था, और ये गामा ब्रेन वेव्स के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है ये जानते हैं। साइंस क्या बोलती है, हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर ये गामा ब्रेन वेव्स कब उत्पन्न होती है। तो साइंस बोलती है कि याद कीजिए वो मोमेंट जब आप एप्पल है, एप्पल का जब आप फर्स्ट बाइट ले रहे हैं, पहला गस्सा ले रहे हैं, या फिर आप भले ही एप्पल का बाइट नहीं ले रहे, आप सिर्फ बैठ के इमेजिन कर रहे हैं कि मैं एप्पल खा रहा हूं, तो वो जब आपके अंदर वो महसूस हो रहा है या फर्स्ट बाइट ले रहे, उसके अंदर से जो फीलिंग आ रही है वो स्प्लिट सेकंड के लिए, जब साइंस बोलती है आपका टेस्ट, साउंड, स्मेल, विजन, यानी आपकी पांचों इंद्रियां एक साथ एक में हो जाती है, और उस वजह से जो ब्रेन वेव्स उत्पन्न होकर आती है उसे बोला जाता है गामा ब्रेन वेव्स। दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। साइंस बोलती है गामा ब्रेन वेव कब निकलती है, जब मान लो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है जो आप इतने टाइम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बार हमारा होता है ना कि हमें किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, हमें उसका आंसर याद नहीं आता है, एंड वी कीप पॉन्डरिंग ओवर इट। तो जब वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में इतने टाइम से चल रहा है, जब आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है, जो हम बोलते हैं ना वी गॉट अ फ्लैश ऑफ लाइट, और हमें हमारे अंदर वो सोल्यूशन आ गया, तो जैसे ही वो सोल्यूशन आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन का, एक लॉन्ग प्रॉब्लम का जो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली था, वो सोल्यूशन आते ही आपके अंदर जो फीलिंग आती है, और उसकी वजह से आपका ब्रेन जो एक्सटैटिक होके ब्रेन वेव्स देता है, उसे बोला जाता है गामा ब्रेन वेव्स। और उसका उनने टाइम ड्यूरेशन देखा, तो उनने पाया कि ये गामा ब्रेन वेव्स चाहे कैसा भी इंसान हो, लेस देन अ सेकेंड के लिए ही वो गामा ब्रेन वेव्स आती है और वो चेंज हो जाती है, यानी सस्टेनेबल नहीं है वो गामा ब्रेन वेव्स इतना एक्सटेसिव होने के बाद भी। तो ये नॉर्मल पर्सन के लिए। पर अब ये जो साइंस हुई है, इसको रिलेट करके देखिए, जब हम हमारे आम इंसान में भी, जब हम अनक्वेश्चनेबल जो हमारा डाउट था उसका सोल्यूशन मिलके हमें जो खुशी की फीलिंग हो रही है, जो लेस देन अ सेकेंड की है, वो गामा ब्रेन वेव्स जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स है, जो यहाँ पे बताया गया कि एटलीस्ट 12,000 to 62,000 आवर्स ऑफ मेडिटेशन कर रहे हैं, वो ब्रेन वेव्स वाले मेडिटेटर्स की गामा ब्रेन वेव्स कंटिन्यूसली उनका ब्रेन का पैटर्न बन गया है। तो उनके यहाँ पे मिनटों तक, घंटों तक वो ब्रेन वेव्स लास्ट करती है। सो व्हाट दे आर सेइंग, इट्स देयर एवरीडे स्टेट ऑफ माइंड। साइंस के सामने जब ये रिसर्च आई तो वो बौखला गई। साइंस इसे बोलते, साइंटिस्ट बोलते कि हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर हमें पहले गस्से में एप्पल में इतनी खुशी मिलती है और हमारा ब्रेन वेव गामा बनता है,
तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो अगर हमारा जीता जागता एक्सपीरियंस बन जाए, लाइफ एक्सपीरियंस बन जाए, पेरिनियल एक्सपीरियंस बन जाए, तो वो एक्सपीरियंस क्या अभूतपूर्व एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है। उसे बोला जाता है गामा ब्रेन वेव्स। वो सिर्फ ये लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में पाया गया है। तो जैसा कि हमने देखा कंपैशन, वो ब्रेन वेव्स के अंदर भी जब कंपैशन के ऊपर पर्टिकुलरली स्टडी किया गया, तब देखा गया कि जब भी ये मेडिटेटर्स करुणा भाव लाते हैं, कंपैशन लाते हैं, तब उनकी जो ये गामा ब्रेन वेव्स है वो 700 to 800% इंक्रीज हो जाती है इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। दिस इज द पावर ऑफ कंपैशन, दिस इज द पावर ऑफ करुणा। सिर्फ मेडिटेशन तो बेनिफिट देता ही है, पर मेडिटेशन में भी जो कंपैशन का बेनिफिट है वो इतना लंबा बेनिफिट देता है। फिर जैसा कि आपको याद होगा, हमारा ब्रेन का पार्ट 2 था, उसमें हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, राइट। न्यूरोप्लास्टिसिटी में हमने क्या बोला था कि आपकी जो धारणाएं बन गई है, जो ब्रेन की स्टेट बन गई है, हमारे ब्रेन में शक्ति है कि वो प्लास्टिक की तरह खुद को रीमोल्ड कर सकता है, रीस्ट्रक्चर कर सकता है, रिकॉन्फ़िगर कर सकता है। ये स्टडी ने उस चीज का प्रूफ दे दिया कि जो इंसान कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करता है, प्रैक्टिस करता है एवरीडे हाफ एन आवर, 1 आवर, और लाइफ टाइम में अगर वो 12,000 से 62,000 की कैटेगरी में अगर लाई करने लग जाता है, जिसे ये लोग बोलते हैं ओलंपिक लेवल मेडिटेटर्स, अगर हम कंटिन्यूसली वो मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंटली चेंज हो सकती है। उसका प्रूफ कैसा है? जब उनने बोला कि जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स है, इट हैज बिकम देयर एवरीडे स्टेट ऑफ माइंड। तो वैसी एवरीडे स्टेट ऑफ माइंड, यानी आपका कांस्टेंट ब्रेन आपका फिक्स हो गया है एक अच्छी टाइप में, यानी इट हैज बिकम योर जेन्युइन ऑल्टर्ड ट्रेट ऑफ योर माइंड। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि अगर हम कंटिन्यूसली मेडिटेशन करते हैं, तो हम भी हमारे ब्रेन को रीवायर करके गामा ब्रेन वेव्स की स्टेट में आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, तो जैसा आपने देखा था कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आनंद माइंड के बारे में। तो आनंद माइंड जिस दिन को याद होगा, नहीं याद है तो जो नए लोग हैं तो उनके लिए हम बताएंगे। हमने क्वेश्चन पूछा था कि जब भी आप महाराज साहब को पूछते हो कि आप कैसे हो, या पुराने लोगों को पूछते हो, तो उनका आंसर आता है हम तो आनंद में हैं। तो हमने बताया था कि आनंद है, ये आनंद माइंड करके साइंस ने कैनबिस रिसेप्टर खोज लिए हैं, और इसका काम होता है कि आपके अंदर नेचुरली केमिकल्स क्रिएट होते हैं, जिसे हमने बोला था आत्मिक रस, स्पिरिचुअल ब्लिस। वो आत्मिक रस जो पैदा होता है, उसका जो रिसेप्टर होता है उसे बोला जाता है आनंदमाइड, जिसे साइंस बोलती है द ब्लिस मॉलिक्यूल। तो अब ये आनंदमाइड के ऊपर थोड़ा और आगे डिस्कशन लेके जाना चाहूंगा। तो हमने देखा है कि जब भी हम आनंदित होते हैं, यानी जब भी हम एक्सटैटिक होते हैं, तो यू ऑटोमेटिकली बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियस सी बात है, जब आप खुश हो, जब आप आनंदित हो, तब आप ऑटोमेटिकली हैप्पी रहने वाले हो, और हैप्पी जब इंसान होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा इंसान बन जाता है। पर जब भी इंसान अनहैप्पी होता है, जब भी वो खुश नहीं होता है, तब अ ह्यूमन बीइंग बिकम्स अ नास्टी ह्यूमन बीइंग। यानी तब आप एक खराब, एक अजीब से ह्यूमन बीइंग बन जाते हो, फनी से बन जाते हो। बट इट ओनली हैपेंस व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, व्हेन यू आर नॉट एक्सटैटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो क्या जो ये आत्मिक रस मिल रहा है, जो हमने बोला था आत्मिक रस मिल रहा है, आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा का रस चख लोगे, या आप उसे नॉर्मल भाषा में बोले एक्सटेसी मिल रही है, ब्लिस मिल रही है, इस ब्लिस, एक्सटेसी, आनंद दी अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ? क्या ये हमारा अल्टीमेट गोल है? हमें इसमें पॉन्डर करना है। तो हमें ये जानना है कि ये आनंद, ये आत्मिक रस हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। ये जो आनंद की अनुभूति हो रही है, ये जो ब्लिस की अनुभूति हो रही है, जो एक्सटेसी की अनुभूति हो रही है, इट इज जस्ट एन इंसेंटिव टू कीप यू गोइंग। यानी बोला जा रहा है ये आपके लिए सिर्फ एक मोटिवेटर है, एक एनकरेजमेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर इंसान को आनंदित महसूस नहीं होगा तो कोई भी इंसान काम नहीं करेगा। आप पैसा क्यों कमा रहे हो? क्योंकि पैसा कमाने की वजह से अंदर कोई ना कोई खुशी मिल रही है। आप कोई भी टाइप का भोग भोग रहे हो, वो भोग भोगने की वजह से अंदर में कोई आनंद की अनुभूति होती है। वैसे ही अगर आप ध्यान नहीं, अगर आप धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ोगे, तो अगर धर्म के रास्ते में आगे बढ़ने से अगर आपके अंदर आनंद की अनुभूति नहीं होगी, एक्सटेसी नहीं आएगी, ब्लिस नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली आप धर्म करना ही बंद कर दोगे। तो आनंद की, एक्सटेसी की जरूरत किस लिए है?
ताकि वो धर्म में आपको आगे पुश करते रहे, आपको मोटिवेट करते रहे। इट इज एन इंडिकेटर दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जब हम असली मायने में धर्म करते हैं और जब हमें आत्मिक रस की अनुभूति होती है, हमें आनंद आता है, जब हम यहाँ पे सेशंस ले रहे हैं, हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो हम सिर्फ कोई बिना रीजन की वजह से तो कोई नहीं करेगा। सब जानते हैं कि सबका कोई ना कोई सेल्फिश रीजन होता है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं हमारा सेल्फिश रीजन क्या है, मेरा, महक का, निपुण का, रिद्धि का, हमारी पूरी टीम का। जब हम ये सेशंस लेते हैं, हमारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों के सामने सानिध्य में आते हैं, हमें अंदर से एक आत्मिक रस की अनुभूति होती है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं आनंदमाइड प्रोड्यूस होता है और वो हमें और मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। पर ये एक कॉन्सिक्वेंस है, ये एक साइड इफेक्ट है, इट इज नॉट द गोल। व्हाट इज द गोल? आनंद, आत्मिक रस इज जस्ट एन इफेक्ट। आप सब जानते हो कॉजल रिलेशन होती है, कॉज एंड इफेक्ट। आनंद की अनुभूति सिर्फ इफेक्ट है, और अगर वो इफेक्ट है तो हमें गहराई में जाके सोचना पड़ेगा कि इसका रूट कॉज क्या है, कि ये आनंद की जो अनुभूति हो रही है वो उत्पन्न कहां से हो रही है। तो जो उत्पन्न होने का जो स्थान है, जिसे हम बोलते हैं उद्गम स्थान, वो रूट क्या है जो मेरे को आनंद दे रहा है, वो रूट कॉज को खोजना, और वो रूट कॉज जो भी है उसी स्टेट में मेंटेन होना, दैट शुड बी आवर गोल ऑफ लाइफ। और देखते हैं कि धर्म क्या बोल रहा है। धर्म ने हमारे लिए गोल को सॉर्ट आउट करके बोला है, व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल, जो हम सब जानते हैं, हम बार बार इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, हमें मोक्ष जाना है, लिबरेशन लेना है, हमें सामायिक करनी है, हमें समता में रहना है। तो जब हम जाते हैं साधना के पथ पे आगे, धर्म के मार्ग पे आगे, तब हमें मालूम पड़ता है, जिसको याद है आनंदमाइट, हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, साइंस ने बोला था व्हेन डज आनंदमाइट अकर्स, व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, ये वर्ड बोला गया था। और होम्योस्टेसिस हमने बताया था कि हमारा धर्म होम्योस्टेसिस को क्या बोलता है, होम्योस्टेसिस बोलता है बैलेंस बिटवीन योर बॉडी एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट। इट इज नथिंग बट सामायिक, जो हमने डिस्कस किया था। सामायिक क्या है? समता में आना, न्यूट्रल बनना, राग और द्वेष को एकत्रित समान अवस्था में आ जाना। मोक्ष क्या है? मोक्ष हो सकता है एक जगह भी हो, पर जिसको लगता है कि मोक्ष कोई जगह नहीं है, वो मोक्ष का दूसरा डेफिनेशन याद कर ले, जो हमने हमारे ब्रेन के सेशन में बताया था। मोक्ष यानी मोह का क्षय। और हमने डिस्कस किया था जितना भी रूट कॉज यानी रूट प्रॉब्लम है कर्मों का और बाकी सब चीज का, वो मोह है। मोहनी सब कर्मों का राजा कहाए, सारे कर्म सत्ता इससे ही तो पाए। हमने क्या बताया? मोह सब कर्मों का राजा है। जिस टाइम आपने मोह को शेयर कर लिया, उस टाइम आप ऑटोमेटिकली समता में आ जाओगे। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है वो प्रोसेस में आना, वो स्टेट ऑफ बीइंग में आना। जैसे ये ओलंपिक लेवल मेडिटेटर्स क्या है कि इट हैज बिकम देयर स्टेट ऑफ माइंड, उनको कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो उनका प्रोसेस हो गया है लाइफ का। वो हमारा गोल होना चाहिए कि हम भी हमारे आप को समतामय बना ले, यानी हम भी परमानेंट सम्माइक की स्टेट में आ जाए, परमानेंट होम्योस्टेटिस की स्टेट में आ जाए, परमानेंटली मोह का शेयर कर ले। वो कर लेंगे तो आनंद की अनुभूति तो ऑटोमेटिकली आएगी। इट इज जस्ट एन इफेक्ट, इट इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट लाइक सो मेनी अदर थिंग्स, बट आवर एंड गोल is to become samtavan and to be in a permanent state of samaik. Next slide please. यस, तो अब हमने देख लिया, जैसे हम लास्ट 2 सेशन से बता रहे हैं, इसका थोड़ा ब्रीफ भी कर लिया, और हमने गामा ब्रेन वेव से आपके सामने साइंस भी दे दी कि मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेडिटेशन गामा ब्रेन वेव्स को उत्पन्न करता है। गामा ब्रेन वेव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक सुपर कॉन्शियस ब्रेन वेव्स है जिसे साइंस बोलती है बहुत ही एक्सटैटिक फीलिंग है। वो एक्सटेसी कैसे आती है उसके लिए हमने देखा कि आनंदमाइड और ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ कैनबिस रिसेप्टर हमारी बॉडी में है, विच आर एक्सपेक्टिंग अस टू प्रोड्यूस दैट नेचुरल आत्मिक रस। ये सब चीज का कल्मिनेशन हमने देखा था कि हमें मोह शेयर करेंगे तब हमको ये चीज मिलेगी। मोह को शेयर कैसे करना है, आसक्ति से ऊपर कैसे उठना है, इसके लिए हमने पहले के सेशंस में डिस्कस किया था। आसक्ति क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ आर लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन। वी आर लिविंग इन एन आइडेंटिफिकेशन दैट वी आर दी बॉडी। मैं नमन हूं तो मैं खुद को यही मानता हूं कि मैं नमन हूं, मैं खुद को आत्मा नहीं मान रहा हूं। मैं जो ये शरीर जिसका नाम मेरे माँ बाप ने नमन दे दिया, मैं उसको ही मेरी आइडेंटिटी मान रहा हूं।
और जिस क्षण मैं मेरे बॉडी को, नमन की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो नमन से जितनी चीज जुड़ी हुई है मैं उसको भी अपनी रियलिटी बना लेता हूँ। क्योंकि मैं नमन हूँ तो मैं महक से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं निपुण से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी बीवी से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने माँ बाप से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं पैसों से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं घर से भी जुड़ा हुआ हूँ, सब चीजों से जुड़ा हुआ हूँ। पर ये सब चीजों का जुड़ाव कैसे है? बिकॉज ऑफ दिस बॉडी एंड माई बिलीफ that I am the body, I am the body, I am नमन। तो ये लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन को हमने रूट कॉज की तरह आइडेंटिफाई किया था और इसका सोल्यूशन हमने बताया था पहले के सेशंस में। हमने बोला था ये लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन को हमको तोड़ना होगा, जो हमारे पहले के ऋषि मुनि हमको बता के जा चुके हैं। इसके लिए हमने देखे थे दो प्रिंसिपल, सिर्फ जैनिज्म में नहीं, इट इज अक्रॉस ऑल दी रिलीजन्स। हमने देखा था वैदिक परंपरा में क्या बोला था, अहम ब्रह्मसि। अहम ब्रह्मसि मतलब मैं ब्रह्मांड हूं और ब्रह्मांड मेरे में। तो वो ये नहीं बोल रहे मैं शरीर हूं, मैं नमन हूं, वो तो बोल रहे आई एम द एंटायर यूनिवर्स, आई एम द एंटायर कॉस्मोस, द कॉस्मोस इज देयर इन मी एंड आई एम देयर इन द कॉस्मोस। वैसे ही हमारा रिलीजन क्या बोल रहा है, हमारे भगवान बोल के सब भूयप भूयस, यानी सब जीव एक समान है। तो तब हमने देखा कि वी हैव टू ब्रेक दिस आइडेंटिफिकेशन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट अ यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन। वो आइडेंटिफिकेशन अब्सॉर्ब करेंगे तब हम हमारी समता की स्टेट में आएंगे। फिर हमने नेक्स्ट देखा था सोल्यूशन की आइडेंटिफिकेशन को भी कैसे अपनाया जाए। तो उसके लिए आपको सोल्यूशन बोला था द ओनली वे आउट इज बाय गोइंग इन। एंड व्हाट डू वी मीन बाय गोइंग इन? दैट इज नथिंग बट मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान, जैसा हमने बताया, कोई भी उठा के कोई भी सन देख लो, कोई भगवान देख लो, कोई तीर्थंकर देख लो, कोई टेम्पल देख लो, सब में हमने बताया था सिर्फ एक ही मूर्ति की एक ही मुद्रा दिखती है, ध्यानस्थ मुद्रा। ध्यानस्थ मुद्रा में ही लिबरेशन मिलती है, मुक्ति मिलती है, ये एक प्रूफ था। और जो लोगों को वो प्रूफ समझ में नहीं आता उन लोगों के लिए तो हम लोग स्पेशली संडे लेक्चर्स लेके आते हैं। तो अब जिन लोगों को लग रहा है कि वो प्रूफ हमें समझ में नहीं आ रहा, तो साइंस को ही समझ लो भैया। साइंस बोल रही है गामा ब्रेन वेव्स आएगी जब आप ध्यान में जाओगे, साइंस बोलती है होम्योस्टेसिस होता है, साइंस बोलती है आनंदमाइड होता है, साइंस बोलती है डीएमटी होता है। देखो इतना सारा मेरे पास साइंस है ना, अगर हम साइंस साइंस की बात करते रह जाएंगे तो हम हमारा जो ध्यान है उसका प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे और हम ध्यान की अनुभूति कब करेंगे। आज हमारा 51st या 52nd सेशन है, 50 दिन तक क्या हम सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान करते रहेंगे क्या? सब बोलते हैं ना ज्यादा ज्ञानवान होते हैं लोग, क्या बोलते हैं, ये सिर्फ ज्ञान फाड़ते रहता है, ये सिर्फ ज्ञान बोलते रहता है। आचरण में क्या है, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है? तो हमें ज्ञान से आगे उठना है, हमें ज्ञान से ध्यान की ओर आना है। इसलिए हमने हमारे टॉपिक का टाइटल क्या दिया था, ज्ञान से ध्यान की ओर। कि जब हम ज्ञान से ध्यान की तरफ जाएंगे वो ही हमारा सही तरीका है। उसके लिए जो हमारी संडे की साइंस है, वो संडे की साइंस में हमने आपको बता दिया कि मेडिटेशन के साइंटिफिक प्रूफ है। अब मैं और ज्यादा साइंटिफिक प्रूफ नहीं बताऊंगा ऑन टर्म्स ऑफ साइंस। जिसको भी इंटरेस्ट है या जिसको भी इसमें फर्दर डाउट है वो मेरे से पर्टिकुलरली कांटेक्ट कर सकता है। आई हैव द एंटायर साइंस के कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स, प्रोटोकॉल्स, क्या केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। मेरे हिसाब से इतनी साइंस है वो उसने आपके अंदर श्रद्धा विकसित कर दी होगी। अब हम मेन स्टेप पे आ जाते हैं कि मेडिटेशन, वाई वी हैव टू डू द मेडिटेशन, वो हम देखते हैं। अब हमारा मेडिटेशन का कोर टॉपिक चालू हो रहा है, तो आइए हम ध्यान की गहराइयों में अब डूबना चालू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो अब हमारे सामने आ रहा है कि मैं मेडिटेशन क्यों करूं। जिसको भी लगता है कि मेरे को मेडिटेशन क्यों करना है, इसका रियल पर्पस क्या है, भैया वो मेरे को समझाओ। साइंस तो समझा दी, अब क्या है रियल पर्पस, उसका एंगल दो। तो देखते हैं कि पहले करंट रूप क्या है। करंट में हमने मेडिटेशन की क्या डेफिनेशन बना ली है, हमारा जो करंट सिनेरियो वो क्या है। तो आप देखोगे आजकल मेडिटेशन क्या हो गया है, इट हैज बिकम अ फैशन, इट हैज बिकम अ ट्रेंड। ये एक फैड बन गया है। कोई भी होता है ना, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट वाला देख लो या एक्टर वाला बोल लो, सब बोल रहे थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। व्हेन यू मेडिटेट यू ऑब्टेन ब्लिस, यू ऑब्टेन समथिंग, इट फोकसेस यू, इट रीऑर्गेनाइजेस योर एनर्जीज। So this is what is the current definition or the current thinking surrounding meditation. It has become a fashion, but it has not become an endeavor. Endeavor का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ फैशन की तरह रह गया है, पर ये हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रोसेस, हमारी एक्टिविटी नहीं बनी है। हमने इसको फैशन में बोल रही है कि भाई अगर तेरे को देख पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा लाना है, मेडिटेशन कर ले।
तेरे को कॉर्पोरेट में अच्छा रिजल्ट आना है, प्रेजेंटेशन अच्छी लानी है, 10-15 मिनट मेडिटेशन करके चले जाना। तेरे को धंधे में अच्छा रिजल्ट लेके आना है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, मेडिटेशन कर लेना। आज मेरा सेशन है, सेशन में अगर सही से इन्फ्लुएंस करना है, मेडिटेशन कर लेना। मस्त फैशन बन गया, जो आता है बोलता है कि मैं एटलीस्ट 10-15 मिनट ध्यान करता हूँ, आई बिकम फोकस्ड, मैं प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कर रहा हूँ, आई एम बीइंग इन दी प्रेजेंट, लिविंग इन दी प्रेजेंट। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं। तो लोगों का आप देखोगे यहाँ पे भी ये ट्रेंड पकड़ रहा है इंडिया में, वरना वेस्टर्न में तो आप जानते हो कि लोग मालूम है कैसे डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ। आज आपको मालूम है मेरा कौन सा दिन है, टुडे इज माई मेडिटेशन डे। फिर वो बोलते हैं कल मेरा कौन सा डे है, टुमारो इज माई योगा डे, डे आफ्टर टुमारो इज माई स्विमिंग डे, डे उसके बाद का जो मेरा दिन है वो मेरा डांस का डे है, उसके बाद का जो मेरा दिन है वो मेरा म्यूजिक का डे है। ऐसे उनने फैशन बना लिया है इसको कि ये मेरे डेज आइडेंटिफाई कर लिए। क्या यही ध्यान का सही रूप है? क्या यही ध्यान का सही पर्पस है कि मैं एक एक दिन मेरे से भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यूज करूं? आइए देखते हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत साधु, हमारा धर्म क्या रियल पर्पस बता रहा है मेडिटेशन का। ऑल ऑफ दिस थिंग्स, तो ये करंट डेफिनेशन की वजह से आप देख पाओगे कि बहुत डाइल्यूशन हो गया है। ध्यान को जो उपाधि मिलनी चाहिए थी, योगा जो है, आजकल आप योगा को ही देख लो, ध्यान हो गया, योगा हो गया। फॉरेन में किस किस टाइप का योगा हो रहा है आपको मालूम है? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, देयर इज ऑल्सो समथिंग न्यू विच इज नोन एज बियर योगा। आप सोच सकते हो, योगा तो हमने सुना था, बियर योगा करके भी होता है, यानी दारू के ऊपर लोगों ने योगा बना दी है और बहुत सारे तांत्रिक योगा बना दी है। तो कहां तक डाइल्यूशन कर दिया है। जब भी ये चीज वेस्ट में आ जाती है वो लोग इसको डाइल्यूट कर देते हैं, उसका सही अर्थ भूल जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं मोनिटाइज कर लेते हैं, वो डाइल्यूशन हो गया है। पर हमारे यहाँ पे क्या पर्पस था? ऑल ऑफ इट हैड ओनली वन पर्पस, जो हमारे भगवान की वाणी का दी है, जो हम बार बार बोल रहे हैं, सव भूयप भूयस। इसका मतलब समझ लो, टू एक्सपीरियंस ऑल लिविंग बीइंग्स एज वन। सामने जो जीव बैठा है, मेरे को महक दिख रही है, चाहे मैं हूं, हम दोनों का जीव समान ही है। आप जो ऑडियंस हमारे साथ 200-250 परिवार जुड़े हुए, आप और मेरा जीव समान है। और सिर्फ पंचेंद्रिय तक सीमित नहीं है, भगवान बोल रहे इकेंद्र से पंचेंद्रिय। वो जीव जो तेरे को तेरी आंख से नहीं दिख रहे, जो सूक्ष्म जीव है, चाहे वो अप काय के हो, वायु काय के हो, वनस्पति काय के हो, त्रस काय के हो, कोई भी होने दो, वो सब जीव भी तेरे समान ही है। वो जब एक्सपीरियंस मेरे अंदर आ जाएगा, उससे बोला जाता है सव भूयप भूयस। और वो ही हमारा गोल था, वो ही हमारा पर्पस था मेडिटेशन का, कि जब मैं मेडिटेशन करूं तो ये चीज मेरे एक्सपीरियंस में आ जाए। ये साधना है, उससे वो एक्सपीरियंस में आ जाए। तो मेडिटेशन क्या है समझिए, हमारी जितनी भी साधना है, वो साधना का एकमात्र गोल था जो हमने पहले डिस्कस किया था, कि मैंने जो ये फेक आइडेंटिटी ले ली है कि मैं शरीर हूं, मैं नमन हूं, ये आइडेंटिटी को ब्रेक करना, ये आइडेंटिटी को कट करना, ये आइडेंटिटी से दूर रखना, इसको पेनिट्रेट करके जो दूसरी आइडेंटिटी है उस तक जाना, उसके लिए जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है साधना। वो साधना ध्यान से भी होती है, ज्ञान से भी होती है, तप से भी होती है, भक्ति भी से भी होती है, इन शॉर्ट धर्म से होती है। सबका फोकस है कि मैं मेरी फेक आइडेंटिटी को ब्रेक करके एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी को अपनाऊं। अब जो लोग वापिस से साइंटिफिक माइंड वाले हैं, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं यार ये वापिस से एकदम ही धर्म की चीज हो गई, और उनको ये लग रहा है क्या है ये, नहीं शरीर ही है, वही सब रियलिटी है, क्योंकि जो मेरे को दिख रहा है और मेरी जो आइडेंटिटी है वो ट्रू आइडेंटिटी है। नमन भैया बोल रहे फेक आइडेंटिटी नहीं है, वो सही नहीं है। तो मैं एक एक्टिविटी, जो हमने लास्ट टाइम निशु ने एक एक्टिविटी करवाई थी, चलो वापिस एक एक्टिविटी करते हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब अभी क्या कीजिए, सब अपनी नाक को बंद कर लो, नाक को बंद कर लो और मुंह को भी बंद कर लो। आपको पहले आपके मुंह को बंद करना है और नाक को बंद करना है, सब लोग तुरंत ये करिए। और मेरे को बताइए आप कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। मैं सबका यहाँ पे वीडियो देख रहा हूँ, तो सबको वीडियो में करना है, नाक बंद की और मुंह बंद कर दी। इससे क्या होगा, ये एक्टिविटी करके देख रहे जी, मैं सबको देख पा रहा हूँ, काफी डेडिकेशन से सब लोग ये चीज कर रहे हैं। कितनी देर तक इंसान होल्ड, अब बहुत सारे देखा, बहुत सारे लोगों का नाक से हाथ हट गया है। यस, मेजरली अब सब लोगों का नाक से हाथ हट गया और मुंह भी ऑटोमेटिकली खुल गया है। तो ये एक्टिविटी ने मालूम है हमको क्या बताया, ये एक सिंपल एक्टिविटी ये चीज बता रही है कि जब तक बाहर का ब्रह्मांड, या इस लोगों का आ रहा है इंटरप्रिटेशन आ रहा है, मैंने 13 सेकेंड तक होल्ड कर पाया, कोई हो सकता है 30 सेकेंड तक होल्ड कर पाए, कोई हो सकता है 1 मिनट तक होल्ड कर पाए। पर इस चीज का इंटरप्रिटेशन क्या है कि जैसे ही मैं मेरा नाक बंद कर देता हूँ, मुंह बंद कर देता हूँ,
तो मेरे को समझ में आता है ये जो बाहर ब्रह्मांड है ना जो हमें दिख रहा है, उस ब्रह्मांड की सहायता के बिना, यानी जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फियर, यूनिवर्स, वो यूनिवर्स की सहायता के बिना मैं 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। तो हम सोच रहे कि मेरा एग्जिस्टेंस मेरे शरीर में है, इट इज नॉट अ सिंगुलर एग्जिस्टेंस। व्हाट साइंस सेज, इट इज अ मल्टीलैटरल एग्जिस्टेंस। वी आर डिपेंडेंट लिविंग बींग्स, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट लिविंग बींग्स। हमारा 2 वे ट्रांजैक्शन यूनिवर्स के साथ चलते रहता है। 1 मिनट के अंदर आपको ये रियलाइज हो गया कि अगर प्रकृति ने मेरे को सहायता देना बंद कर दिया तो इस क्षण मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। और ये प्रकृति की सहायता क्या है, इसको साइंस से समझिए। जो हम सांस बाहर छोड़ रहे, ये हमारे साथ दिक्कत क्यों 1 मिनट की, क्योंकि मैंने आपकी सांस को ब्लॉक कर दिया। ना मुंह से सांस लेनी है ना नाक से सांस लेनी है। तो हमें मालूम है सांस से हमारा एग्जिस्टेंस है। और सांस क्या है आप सब जानते हो, आपने साइंस में समझा है। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, याद कीजिए आपके साइंस और आपके स्कूल के डेज। तो लोग क्या बोलते थे, जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की है वो पेड़ों ने इनहेल कर ली है। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं। यस, लोगों का प्लान सर है, वेरी गुड। तो अब ये समझ में आ गए कि आप लोग पढ़े लिखे भी हो और आप लोगों ने साइंस के लेक्चर्स अच्छे से सुने आपके स्कूल टाइम में। तो वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट जो एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो हम इनहेल करते हैं। तो अगर इसको एनालॉजी के तौर पे कहना पड़े तो आपको नहीं लगता कि 1/2 ऑफ आवर ब्रीदिंग अपैरेटस, ब्रीदिंग अपैरेटस मतलब हमें सांस लेनी है ना, तो सांस में दोनों चीज चाहिए, इनहेल एक्सहेल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आधा यंत्र तो हमारे पास है और आधा पेड़ों के पास है, आधा प्रकृति के पास है। अगर एक का भी यंत्र हिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैंने सांस छोड़ना बंद कर दिया तो पेड़ मर जाएंगे, और अगर पेड़ ने सांस छोड़ना बंद कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो इसका मतलब मैं और यूनिवर्स, मैं और सृष्टि, मैं और ब्रह्मांड इंटरलिंक्ड है। हम 1 मिनट भी एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो ये तो हमें बौद्धिक स्तर पे समझ में आ गया, यही हम इतने टाइम से इंटेलेक्चुअल चीज में समझ में आ पा रहे हैं। पर बताइए क्या ये चीज हमारे एक्सपीरियंस में आई, यानी हमारे अनुभव में आई। जिस दिन हमें एक्सपीरियंस अनुभव के तौर पे मालूम पड़ जाएगा कि मैं और पेड़ एक ही है, तो बताइए क्या आपको ये बोलने की जरूरत पड़ेगी कि आप पेड़ को जाके मत काटिए। जब आपको समझ में आ जाएगा कि पेड़ के बिना मेरी आजीविका नहीं चलेगी, तो क्या आप पेड़ को काट पाओगे, क्या आप पेड़ का शोषण कर पाओगे, क्या उसको एक्सप्लॉइट कर पाओगे? ये नहीं होने वाला है। तब किसी को आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पेड़ को बचाओ, पेड़ का संरक्षण करो, नए पेड़ पौधे उगाओ। You will automatically start doing it when you start experiencing that. Similarly, भगवान ने क्या बोला, ये तो पेड़ का सिर्फ एक एग्जाम्पल समझ में आया है। भगवान बोल रहे जब यही एक्सपीरियंस सव भूयप भूयस, यानी यही एक्सपीरियंस सिर्फ पेड़ तक नहीं, 6 के 6 काय के जीवों के साथ, पूरे ब्रह्मांड के एक कण के साथ, जब आपको रियलाइज हो जाएगा पानी के बिना मैं नहीं जी सकता। क्यों? हमारे वैदिक, ये जैन परंपरा नहीं है, वैदिक परंपरा में क्या बोलते हैं, पंच तत्व, राइट। वैदिक परंपरा बोलती है 5 तत्व, 5 तत्व की वजह से ही सब बना है। आज अपना वायु हो गया, अग्नि हो गई, पेड़ हो गया, जल हो गया, क्या है, वाटर, एयर, फायर, ब्रेथ, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। ये जब चीज हमारे एक्सपीरियंस में आ जाएगी कि सब वो भूयप भूयस है, ये हर जीव भी मेरे समान है, मेरा उनके ऊपर उपकार है, उनका मेरे ऊपर उपकार है। इसलिए तो हमारे सेशन में बोल रहे हैं हर निमित्त का आभार और हर निमित्त से क्षमा याचना। ये आभार और क्षमा याचना क्यों कर रहे हैं? आभार इसलिए कि हे पेड़ आपका आभार है, आप मेरे को ऑक्सीजन दे रहे हो इसलिए मैं जिंदा हूं। और आपसे क्षमा याचना है कि आपके जो फल आते हैं, आपके जो फूल आते हैं, आपकी वजह से जो मेडिसिन मिलती है, आपकी वजह से जो खाना मिलता है, वो खाना मेरे को यूज करके मेरे शरीर को जिंदा रखना पड़ रहा है, उसके लिए क्षमा याचना। कि आप मेरे को सांस तो दे रहे हो, फिर भी मेरे को मेरी आजीविका के लिए, मेरे खान पान के लिए, मेरे जिंदगी यापन के लिए आपको यूज करना पड़ रहा है। इसलिए हम उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, साथ ही साथ आभार भी मानते हैं। पर भगवान बोल रहे जब ये एक्सपीरियंस आ जाएगा, when you are not limitedly identify, when you become limitless, जब आप यूनिवर्सली आइडेंटिफाई हो जाओगे, तो बताओ, जब सव भूयप भूयस हमारे एक्सपीरियंस में आ जाएगा, तो किसी को, कोई भी साधु संत को, हमें या कोई भी इंसान है उसको आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी कि बेटा हिंसा मत कर, पाप मत कर, झूठ मत बोल,
चोरी मत कर, परिग्रह मत रख, मैथुन सेवन मत कर, ये चीजें ऑटोमेटिकली होगी। सिंपल एनालॉजी है, जैसे पेड़ में एक बार आपको पेड़ का नॉलेज साइंस समझ में आ गई, यू वॉन्ट हार्म द ट्री इफ यू नो दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन ट्री। सिमिलरली व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, यानी आपकी डिपेंडेंसी हर जीव के आपके ऊपर आभार है, उनका ऋण है। वो ऋण ही तो हम बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, ऋणानुबंध कर्म बांधा। हम टर्म्स तो यूज कर लेते, क्या उसका मतलब गहराई में जाके समझते हैं। ऋणानुबंध कर्म क्या है? ये दूसरे जीव की वजह से, मैं जो मेरा जीवन यापन कर रहा हूँ उसकी वजह से हम दोनों का ऋणानुबंध कर्म बन गया, यानी ऋण है, मेरे को वो ऋण चुकाना है, मेरे को ट्रांजैक्शन से पूरा होना है। वो चीजें जब ही होगी तभी तो हम लाइफ को सही मायने में एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और वो ही हमारे साधना का रियल पर्पस है। अब ये सब किस लिए हो पाएगा, हमने देखा जैसे ही आपके एक्सपीरियंस में आ जाएगा, जैसे ही आपने 1 मिनट के लिए आपकी नाक को बंद की और आपको ये एक्सपीरियंशियल लेवल पे, अनुभूति के स्तर पे ये मालूम पड़ गया कि मैं जिंदा नहीं रह सकता दूसरे के प्रति, दूसरे पेड़ के प्रति, वैसे ही ये अनुभूति जब आपके अंदर सब जीवों के लिए आ जाएगी, तब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ये अनुभूति लाने के लिए, फोकस कीजिए क्या बोल रहा हूं, ये अनुभूति लाने के लिए सव भूयप भूयस, सिर्फ मानसिक कसरत नहीं बन के रह जाए, मेरी लाइफ की रियलिटी बन जाए, वो फीलिंग लाने के लिए, वो अनुभव लाने के लिए ध्यान किया जाता है। वो अनुभव को आत्मसात करने के लिए धर्म किया जाता है, धर्म की साधना की जाती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। द ओनली सोल फोकस इज ब्रिंगिंग दिस एक्सपीरियंस इनटू योर लाइफ। That is what the real purpose of meditation is, so that you start realizing on an experiential level that all the living beings are one. Aham brahmasi sarva bhuyapa bhuyasa. Next slide, please. Yes. तो अब हमने ये तो जान लिया कि पर्पस क्या है मेडिटेशन का, वाई क्या है। बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब तो समझ में आ गया, नहीं नहीं यार ध्यान की तो बहुत जरूरत है, साइंस भी ये बोल रही है, ऋषि मुनियों ने भी सही बोला है, और अब मेरे को तरीका भी समझ में आ गया है, मेरे को अल्टीमेट गोल भी समझ में आ गया है। अब हम जितने जितने सेशन में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, हम एंड गोल के तरफ आपको लेके जा रहे हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्चुअल मेंटल क्लैरिटी हो। हम सिर्फ धर्म हमारे आत्मिक सुख के लिए, आत्मा के रस के लिए, भौतिक सुख सुविधा के लिए नहीं करना चाहते, प्रोसेस समझो। अब वो पर्पस आपको समझ में आ गया, तो अब अंदर से नेक्स्ट स्वाभाविक क्वेश्चन किसी के दिमाग में आएगा, वो ये आएगा, भैया व्हाट इज पर्पस तो समझ गया आ गया, अब बताओ कि मेडिटेशन क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन। हमको वो समझने की अब जिज्ञासा हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है, तो आइए समझते कि मेडिटेशन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मेडिटेशन क्या है? सबसे पहला तो मेडिटेशन इक्वल टू ध्यान ये तो सबको मालूम ही है, क्योंकि मेडिटेशन इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान। तो ये तो एकदम सिंपल आंसर हो गया। पर टेक्निकली, टेक्निकली मेडिटेशन क्या है, तो समझिए क्या लिखा जा रहा है स्लाइड पे। टेक्निकली मेडिटेशन इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस, यानी मेडिटेशन क्या है, ध्यान किया नहीं जाता है। हमारे महाराज साहब, हमारे ऋषि मुनि मालूम में क्या बोलते हैं, ध्यान या मेडिटेशन किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान स्वाभाविक स्तर पे होता है। तो टेक्निकली मेडिटेशन इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस। अब इसका साइंस समझिए, कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो वो एक टेम्पररी टाइम पीरियड लेके ही आती है। आप कोई भी चीज को कंटिन्यूसली परमानेंटली नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं, जैसे ये सांस ही है, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या सांस आप वॉलेंटरीली ले रहे हो, आप उसमें प्रयास कर रहे हो सांस लेने का, या सांस ऑटोमेटिकली हो रही है? आर यू डूइंग द ब्रेथ और इट इज हैपनिंग? डूइंग है कि हैपनिंग है? राइट, सब लोगों का आंसर आ रहा है, इट इज हैपनिंग, ऑटोमेटिक हो रही है, यानी मैं कर नहीं रहा हूं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, जो हम बोलते हैं लाइफ है, यानी मैं जिंदा हूं, मैं अभी आपके सामने बोल पा रहा हूं, आप मेरे को सुन पा रहे हो, जिसे हम बोलते हैं प्राण ऊर्जा है, लाइफ है, आत्मा है, वाइटल एनर्जी है, किसी भी बोल लिए साइंस की भाषा में। क्या वो जो लाइफ फोर्स आपके अंदर है, क्या उसे भी आप कर रहे हैं, या वो हो रही है ऑटोमेटिकली? आर यू डूइंग इट कॉन्शियसली और इट इज हैपनिंग? राइट, सब लोगों का आंसर आ ही रहा है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी ये है कि इट इज हैपनिंग, इट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग विथ अस। तो सांस, तो अब हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या किए, सांस जो है
वो भी स्वाभाविक तौर पे हो रही है, मेरे को करना नहीं पड़ रहा है। लाइफ भी स्वाभाविक तौर पे हो रही है, मैं जिंदा भी स्वाभाविक तौर पे रह पा रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, तो मैं कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ। और हमने ऊपर क्या बोला, एनीथिंग दैट यू डू कैन नॉट कीप इट अप, यानी जिसमें भी आप प्रयास कर रहे हो वो लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, वो स्वाभाविक तौर पे होगा। अब ये एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लो भगवान आते हैं और भगवान ने बोल दिया कि भाई साहब ये जो सांस है ना, सांस जो ब्रेथ है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी। ये जो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आ रही है ना, जो आप लोगों ने आंसर दिया ऑटोमेटिकली और स्वाभाविक तौर पे सांस आ रही है, मान लो भगवान आके हमको वरदान दे दे कि ये जो सांस है ना वो मैंने तुम्हारे हाथ में सौंप दी, तुम्हें सांस लेनी पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर डिसीजन है, तुम जब चाहो तब ले सकते हो। तो सोचो अगर ये चमत्कार हो जाए या भगवान आके ये वरदान में तथास्तु कर दे तो क्या होगा। जैसे ही हमको गुस्सा आएगा, मान लो मेरे को गुस्सा आ गया, महक सामने बैठी है, मेरे को बार बार महक का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे महक दिख रही है। मान लो महक ने मेरे को कुछ बोल दिया और मेरे को गुस्सा आ गया, मैं गुस्से के इमोशन में बह जाऊंगा, तो मैं सांस लेना ही भूल जाऊंगा। अपने साथ यही होता है ना, जब आप मान लो आप पढ़ाई करने बैठे हो, आप धंधे पे बैठे हो, आप खाना खाने बैठे हो और किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर आपके सामने खाना है आपका खाना बंद हो जाता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई छूट जाती है, अगर आप धंधा कर रहे हो तो वो छूट जाता है, यानी आपका फोकस हट जाता है गुस्से से। वैसे ही अगर सांस हमारे हाथ में होती तो मैं गुस्सा होता तो मैं सांस लेना ही भूल जाता, और सांस लेना भूल जाता तो भैया अपना तो क्रियाक्रम हो जाता, अपन भी शमशान पहुंच जाते। इसलिए भगवान ने सोच समझ के सांस की जो प्रक्रिया है वो हमारे हाथों में नहीं सौंपी, क्योंकि वो जानते हैं हम लोग अच्छे हैंडलर्स नहीं है, वी आर नॉट अकाउंटेबल पीपल। कितनी बढ़िया चीज की है सोचो, सांस और प्राण ऊर्जा और जितनी भी वाइटल चीज है, चाहे हार्ट पंप हो रहा है, चाहे लंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे किडनी ऑपरेट हो रही है, चाहे आपके इंटेस्टाइन फंक्शंस ऑपरेट कर रहे हैं, सब ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, सब सबकॉन्शियसली हो रहे हैं। ऑल दोज वाइटल थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, जो हमारे जीवन को बनाती है, वो सब ऑटोमेटिकली हो रही है। ये क्या चीज को सिद्ध करता है कि कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो वो स्थायी तौर पे नहीं रह पाती है। तो जब अगर आपको भगवान ने सांस आपके हाथ में नहीं दी, अगर उन्होंने आपको लाइफ आपके हाथ में नहीं दी, तो वो मेडिटेशन भी आपके हाथ में कैसे दे सकते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि क्या बता रहे हैं, मेडिटेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमने देखा ना, ब्रेन वेव्स है, आत्मिक रस है, जो भी है, तो मेडिटेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज भी थोड़ी ना अपने हाथ में देंगे। इसलिए मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन करना नहीं है। लोग सोचते हैं मेरे को आंख बंद करनी है भैया, ध्यान करना है, ये है वो है, नहीं, वो ध्यान नहीं है, वो सिर्फ प्रोसेस है। मेडिटेशन ऑटोमेटिक होएगा, वो ऑटोमेटिक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्वाभाविक तौर पे घटित होएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, इससे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमने देखा है ना कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आप मॉडर्न सोसाइटी में देखोगे तो आजकल हमारा गोल क्या हो गया, मॉडर्न सोसाइटी मतलब आम जीवन, अपने जीवन का लक्ष्य क्या हो गया, अपन एकदम लक्ष्य प्रधान हो गए, जो हम बोलते हैं ना गोल ओरिएंटेड बनो अपने लाइफ में, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब क्या, मेरे को आम खाने से मतलब है, मेरे को पेड़ से मतलब नहीं है। आम का सीजन है इसलिए आम का एग्जाम्पल हमने लिया है, अभी हम आम खा रहे हैं ना, हम क्या बोलते हैं, गोल क्या है, मेरे को आम पसंद है, मेरे को आम खाना है, पेड़ गया भाड़ में, मेरे को मतलब नहीं, जब तक मेरे पास आम आ रहा है तब तक ठीक है। मेरा गोल क्या बन रहा है, आई वॉन्ट दी मैंगो, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दी ट्री। वॉट डज इट मीन, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंस बट नॉट दी प्रोसेस। मेरे को सिर्फ कॉन्सिक्वेंस चाहिए, मेरे को सिर्फ इफेक्ट चाहिए, मेरे को कॉज से मतलब नहीं है। अब इसको एनालॉजी के रूप में समझिए, अगर मान लो आपका खेत है या आपका गार्डन है, अगर आपको आपके गार्डन में फूल उगाने, फ्लावर उगाने हैं, तो क्या आपको बैठ के फ्लावर मेडिटेशन करनी पड़ेगी क्या। बहुत गौर से सुनिए सब एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और आप किसी को भी समझा सकते हो। फ्लावर मेडिटेशन याद रखना, अगर आपको आपके गार्डन में फूल उगाने, फ्लावर उगाने हैं, तो क्या आप फ्लावर की मेडिटेशन करते हो, फ्लावर उग जाए, फ्लावर उग जाए, फ्लावर उग जाए, आप उसके ऊपर मेडिटेशन नहीं करते हो फ्लावर का। फिर आप सोचते भी नहीं हो, क्या आपको ये बैठ के सोचना पड़ता है अरे मेरा रोज का फ्लावर आ जाए, रोज का फ्लावर आ जाए, ना ही आप सोचते हो, ना ही आप कुछ कर रहे हो, ना ही उसका मेडिटेशन कर रहे हो। अगर आपको फ्लावर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉइल के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको वाटर के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको सनलाइट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर उगता कैसे है,
फ्लावर के लिए मेरे को मिट्टी चाहिए, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को सनलाइट चाहिए, यस किसी ने बोला मेरे को बीज चाहिए, मेरे को खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। अगर ये सब चीजें, अगर ये सब चीजें यानी सॉइल, वाटर, सनलाइट, सीड, फ्लावर, फिर जो फेंसिंग होती है कि कोई इंसान आके खा नहीं रहे, अगर ये चीजें आपने ऑटोमेटिकली हैंडल कर ली, फ्लावर ऑटोमेटिकली आएगा। हम किस चीज पे आ रहे हैं? देखो एकदम लिंक्ड है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। फ्लावर आपको बैठ के उगाना नहीं है, फ्लावर ऑटोमेटिकली उगेगा। इसलिए तो हम बोलते हैं कि यू आर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग मतलब अपने आप उगेगा वो फ्लावर, इट ऑटोमेटिकली ब्लॉसम्स। आपका जब वो बीज है, तो कोई भी इंसान जब वो उग रहा होता है पेड़, तो क्या उसको खोलता है क्या कि मैं बीज को ऐसा पील करूं और उसके अंदर से फ्लावर निकल के आए? नहीं, आपको खोल तोल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको रहने दो, बस उधर ही रहने दो। आप खाली सॉइल को संभाल लो, पानी को संभाल लो, सनलाइट को संभाल लो, फ्लावर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही चीज पिछले सेशन से रिलेट कीजिए, जब हमने ब्रेन के बारे में बोला था, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, नेचर, नर्चर एंड कल्चर। तो जिसने अभी यहाँ पे लिखा सीड, बहुत अनुमोदना, उनने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ये हर चीज के साथ हमें क्या चाहिए? सीड चाहिए सबसे पहला। तो हमने क्या बोला था? सीड क्या है? नेचर है। तो सीड हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं? सीड को बोलते हैं कर्म, हमारी योग्यता, हमारा आत्मिक पुरुषार्थ जो है, हम वो लेके आए हैं, वो सीड लेके आए हैं। मैं एक सीड पिछले जन्म से यहाँ लेके आया हूँ, वो सीड को नर्चरिंग करनी पड़ेगी। नर्चरिंग मतलब उसको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, सॉइल का, वाटर का, सनलाइट का, और उसको एक कल्चर देना पड़ेगा, यानी उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उसको पालन पोषण करना होगा। तब मेरी जो ये बीज है, मेरी आत्मा रूप है, वो ऑटोमेटिकली मोक्ष जैसी फ्लावरिंग में आ जाएगी। तब ये फल फूल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो वो इस चीज से, ये सीड से मेरे को भजन याद आ रहा है, जो मैंने आपके सामने पहले भी प्रस्तुत किया था। हमारे गुरुजी का भजन है, उसकी लाइन क्या थी? बोधि बीज जो पाया है, तरु बनकर मुस्काया है। मैं गा के नहीं बता रहा हूँ, मैं मेन इंटरप्रिटेशन पे आ रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। बोधि बीज जो पाया है, तरु बनकर मुस्काया है, सत्य ज्ञान का हो सिंचन। सत्य ज्ञान का हो सिंचन मतलब सत्य ज्ञान डालो, वो हमारा नर्चरिंग है। सत्य ज्ञान का हो सिंचन, जन जाओ से हो रक्षण। मैं मेरी आजू बाजू बाउंड्रीज बांधूंगा ताकि मेरा रक्षण हो, मेरी बीज का, मेरी आत्मा का। और ये जंजाओं से जब रक्षण होगा, तब ऑटोमेटिकली भव्य साधना निकल के आएगी, फल और फूल निकल के आएंगे। वो फल और फूल साधना के निकल के आएंगे, आत्मिक रस निकलेगा, मुक्ति आएगी। उसके लिए लास्ट लाइन पे मैं आपका इंपॉर्टेंट फोकस लेना चाहता हूँ, महाराज साहब की लास्ट लाइन पे। उनकी लास्ट लाइन थी, करुणा रस बरसाओ। वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आओ भगवान आओ, करुणा रस बरसाओ। ये सब चीजें तो आप जानते हो। बारिश के लिए मेन चीज क्या है? सॉरी, फ्लावर के लिए और कोई भी अनाज के लिए मेन चीज क्या है? बारिश। बारिश में क्या होती है? बूंदे टपकती है। वो बूंदे क्या होती है? वो फल के लिए, बीज के लिए वो रस है, क्योंकि पानी की वजह से सिंचित हो रहा है। तो यहाँ पे महाराज साहब भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे ऊपर करुणा रस बरसाओ। और करुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपैशन। और देखिए क्या ब्यूटीफुल कोरिलेशन है, अभी जो हमने साइंस में देखा था, जैसे ही कंपैशन की मेडिटेशन होती है, 700 टू 800 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है आपकी गामा ब्रेन वेव्स। क्या मैजिक है! क्या हमारे महाराज साहब को, हमारे गुरु भगवंतों को किसी ने बोला था क्या? अंदर की साइंस निकल के आई है। वो ऑटोमेटिकली प्रार्थना कर रहे हैं, भाई मेरे को करुणा की भावना दे दो, सिर्फ करुणा चाहिए। और जो भी इंसान हमारे गुरु जी को जानते हैं, या इन जनरल कोई भी आप महापुरुष को देखोगे, सिर्फ हमारे गुरु जी नहीं, सबकी कॉमन क्वालिटी आप देखोगे, वो करुणा से ओतप्रोत होते हैं। उनके अंदर इतनी करुणा की भावना होती है कि वो बस लुटाए जाते हैं, उनको उनके जीवन की पड़ी नहीं है। आप आए हो, कोई आया हो, जिसका जो दुख दर्द हो वो दूर करने में रुके हुए, जिनवानी फैलाने में लगे, उनको जीवन का नहीं मालूम है। जो इंसान करुणा से ओतप्रोत होता है, वही तो साइंस बोल रही है, जब आपके अंदर करुणा आ गई, कंपैशन आ गई, दैट इज व्हेन यू अचीव द हाईएस्ट मेंटल स्टेट। तो वो कंपैशन है, वो करुणा रस बरसाना है, वो मेडिटेशन का हमारा गोल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, आप लोगों का एक क्वेश्चन आ गया कि आपने ये तो बता दिया पर्पस क्या है, ये भी समझा दिया कि मेडिटेशन क्या है। अब ये बताओ, सब चीज समझ गए, मेडिटेशन करनी कैसी? अब मेरे को बताओ कि मेडिटेशन का तरीका क्या है, क्योंकि मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है। तो उन लोगों के लिए नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं कि हाउ टू डू द मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में जैसा हमने डिस्कस किया, अगर आपको फूल उगाना है तो आपको क्या चीज करनी है? पानी, सनलाइट, सॉइल, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, फूल ऑटोमेटिकली आएगा। वैसे ही हमने ध्यान में क्या बोला? ध्यान ऑटोमेटिकली होएगा।
तो अगर ऑटोमेटिकली करना है तो हमें भी आजू बाजू की चीजें संभालनी पड़ेगी। जैसे फ्लावर ऑटोमेटिकली आना है तो हमें सॉइल वाटर सनलाइट को संभालना है, वैसे ही ध्यान अगर हमें ऑटोमेटिकली लेके आना है तो क्या संभालने को बोल रहे हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान कि आपकी बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी, चार चीजें, बॉडी, माइंड, इमोशंस, एनर्जी, ये चार चीजों को अगर आपने संभाल लिया, ध्यान ऑटोमेटिकली बाहर फूटेगा। हमें ये चार चीजों को संभालना है। अब ये चार चीजें कैसे संभाली जाती है उसके लिए तरीके बताते हैं। इसके लिए फोकस है, सबसे फर्स्ट चीज जो हमने बोला, एनर्जी को संभालना है। एनर्जी क्या है? जो आपने लाइव एक्सपेरिमेंट से आपने देखा, जैसे ही नाक बंद की, मुंह बंद किया, खत्म, दी एंड होना चालू हो जाता है। तो हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? जो साइंस का स्टूडेंट है वो जानता है कि एनर्जी ओनली कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जाता है, सेल्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो ब्रेकअप करता है, वो एटीपी बनाता है, एटीपी हमारे अंदर स्टोर होता है, एटीपी के अंदर से एनर्जी निकलती है जो हमारी बॉडी की फंक्शन करवाती है। ये एकदम ब्रीफ साइंस आपको बोल रखी है। तो उसका मेन प्रोसेस कहाँ से चालू हो रहा है? सांस से। आपकी एनर्जी जो हम बोलते हैं ना आयुर्वेदा में, प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आ कहाँ से रही है? सांस से आ रही है, सांस। तो अगर आपको एनर्जी को संभालना है, जो हमारे यहाँ पे बोले हैं चार चीजें हमें संभालनी है, बॉडी, माइंड, इमोशंस, एनर्जी, एनर्जी को संभालना है तो सांस को संभालो। आपको बॉडी सेकंड है, अब हमें बॉडी को संभालना है। जिसको अपनी बॉडी संभालनी है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने बॉडी के पॉस्चर सही करने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारी इतनी इलेबरेट चाहते हैं। किसी ने पूछा था ना हमारे जिज्ञासा के सेशन में कि प्रतिक्रमण है, तो प्रतिक्रमण में आसन का इंपॉर्टेंस क्या है? कभी बाया पैर उठाते, कभी दाया पैर उठाते, कभी हाथ जोड़ते, कभी तिकुत्तों की वंदना करते, ये सब चीजें क्या है? ये बॉडी को संभालने का तरीका है। अलग अलग पॉस्चर्स, आसन, और सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, वैदिक परंपरा में बोला गया है योगा करो। योगा में क्या है? अलग अलग आसन है। वो क्या बोल रहे हैं? जैसे ही आप पॉस्चर्स और आसन को संभाल लोगे, आपकी बॉडी की हैंडलिंग चालू हो जाएगी। तो ध्यान के लिए हमें क्या करना है? उसके लिए आप सब जानते हो, ध्यान का जैसे ही ध्यान वर्ड बोलते हैं, ध्यान में बैठना है, सबके दिमाग में आ जाते हैं, वो ऑलरेडी आलक्ति पालक्ति मार लेते हैं, यानी फोल्डेड लेग्स, दैट बिकम्स योर पॉस्चर। सेकेंड मेन थिंग इज इरेक्ट स्पाइन, सीधी कमर बैठना पड़ता है। अब ये खाली स्पाइन है ना, ये स्पाइन के ऊपर मेरे पास इतनी साइंस है कि मेरा एक सेशन सिर्फ स्पाइन में निकल जाएगा, तो मैं उसको इलेबरेट नहीं करूंगा। जिसको भी अगर इसको रुचि से जानना है वो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। स्पाइन की एक सिर्फ सिंपल चीज बताऊंगा कि स्पाइन सीधा रखने की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये सब पार्ट में आते हैं बॉडी के। और नेक्स्ट जो बोला गया, अभी हम हमारे माइंड को संभालना है। माइंड के लिए आप जानते हो हमारे इतने सेशंस हो गए हैं, हमने इतनी संज्ञा ली है, माइंड के कंट्रोलिंग टेक्निक्स बताई है, हमारे ब्रेन के सेशन हुए हैं, पर मेन माइंड को कैसे संभालना है? माइंड का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? जो हमारी ध्यान साधना में अगर आप देखोगे, जब हम साधना कराते हैं तो हम एक चीज बोलते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव। माइंड कैसा होना चाहिए? माइंड सिर्फ ज्ञाता दृष्टा होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव टू जस्ट बिकम अ प्लेन ऑब्जर्वर। माइंड कैसा करना है? माइंड सिर्फ ऑब्जर्व करना है, वो माइंड का तरीका है उसको कल्टीवेट करने का। और लास्ट जो है हमारा इमोशन, इमोशन के लिए लिया भाव, उसके लिए तरीका क्या है? जो हमारे हर साधु संत, हर संप्रदाय, हर वैदिक परंपरा बोलती है, ना राग करो ना द्वेष करो। यानी आपके पॉजिटिव इमोशंस भी नहीं होने चाहिए, आपके नेगेटिव इमोशंस भी नहीं होने चाहिए, आपका सिर्फ न्यूट्रल इमोशन होना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट न्यूट्रलिटी? अगेन कॉमन पॉइंट आ रहा है, न्यूट्रल इज सामायिक, न्यूट्रल इज समता, न्यूट्रल इज जस्ट अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये चार चीजें अगर आप करोगे, इसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेडिटेशन। अगर आपको मेडिटेशन अच्छे से करना है तो आपको आपकी सांस संभालनी है, शरीर संभालना है, माइंड संभालना है, इमोशन संभालने हैं। ये चारों का मिक्सचर करके ध्यान की एक विधि बनती है, ध्यान का एक प्रोसेस बनता है, जो अब हम आपको रोज कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी से ही अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, अब टाइम हो चुका है आई गेस, यस आज ओवर टाइम हो गया है, थोड़ा मेडिटेशन के लिए कम टाइम बना है। हम 9:45 को मेडिटेशन चालू कर देते हैं, तो आज संडे है तो इससे मैंने थोड़ा लीवे ले लिया। तो सब लोगों ने समझ लिया कि मेडिटेशन क्या है। ये चार इंग्रेडिएंट है, ये चार इंग्रेडिएंट को यूज करके हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो जो जो लोगों का क्वेश्चन आता है ब्रेथ क्यों कर रहे हैं, वो हमारी एनर्जी बॉडी को केटर कर रहा है। हम आपको सीधा बैठने को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम बॉडी को संभाल रहे हैं। हम आपको प्लेन ऑब्जर्व करने को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम माइंड को समझा रहे हैं। और जब हम आपको बोलते हैं ना राग करना है ना द्वेष करना है, तब हम आपके इमोशन को संभाल रहे हैं। ये चार चीजें संभल जाएगी, ध्यान ऑटोमेटिकली होएगा।
जब हम सॉइल को, पेड़ को, सनलाइट को, वाटर को संभाल लेते हैं तो फ्लावर जैसे ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता है। यही 4 चीजों को हम समझाएंगे तो मेडिटेशन ऑटोमेटिकली उत्पन्न होएगा। यही चीज हम अब करने की कोशिश करेंगे। हम मेडिटेशन